हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एलपीपी प्रॉब्लम को बिग एम मेथड के थ्रू सॉल्व करके बताया था आपको कि कैसे जो है हम बिग एम मेथड के थ्रू किसी एलपीपी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और उसके पहले हमने जो है सिंपलेक्स मेथड भी पढ़ लिया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टू फेज मेथड। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि हम कब टू फेज मेथड का यूज़ करेंगे, कब बिग एम मेथड का यूज़ करेंगे और कब सिंपलेक्स मेथड का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हमारा जो यहाँ पर जो कह सकते हैं कंस्ट्रेंट, अगर यहाँ पर लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में होता है तो वहाँ पे सिर्फ हम यूज़ करते हैं सिंपलेक्स मेथड को। और अगर यहाँ पे हमारा कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू के साथ साथ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्म में है या फिर सारा कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्म में ही है तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं बिग एम मेथड और जो है टू फेज मेथड। ठीक है, तो बिग एम मेथड तो हमने देख लिया है कि बिग एम मेथड के थ्रू हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज हम देखने वाले हैं टू फेज मेथड। ठीक है, तो टू फेज मेथड भी उससे जुड़ा हुआ है, बस इसका नाम जो है टू फेज है। तो टू फेज के नाम की वजह से ये इसमें दो अलग अलग फेज बनते हैं। फेज फर्स्ट में हम पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर जो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल आएंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं। फिर सेकेंड स्टेज में हम जो है सेकेंड फेज में फिर जो है हमारे वेरिएबल्स की हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो फंक्शन जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये यहाँ पर मिनिमाइज फॉर्म में है। तो बिग एम मेथड लगाने के लिए या फिर सिंपलेक्स मेथड यूज़ करने के लिए या फिर टू फेज मेथड यूज़ करने के लिए हमारा जो यहाँ पे सब ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो हमेशा मैक्सिमाइज फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग उसका सॉल्यूशन लिखें तो सॉल्यूशन में अगर हम लोग उसका लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पहले हम उसको चेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टेप फर्स्ट में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन होगा वो मैक्सिमाइज कंडीशन में होना चाहिए। यानी यहाँ पर मैक्स जेड इज इक्वल टू हो जाएगा। अब मैक्सिमाइज के लिए क्या करेंगे, एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड स्टार लेंगे और ये वैल्यू होती है माइनस का जेड, यानी इस जेड वाले फंक्शन में माइनस का मल्टीप्लाई कर दें। अभी ये अगर मिनिमाइज फॉर्म में है तो माइनस का मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा मैक्सिमाइज फॉर्म में, यानी आ जाएगा माइनस का 3x1 और माइनस का 5x2। तो ये हो जाएगा हमारा स्टेप फर्स्ट। इसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में कह सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको जो है चेंज करेंगे इक्वेशन में। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म है, तो आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है कि ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट हो जाएगा ये हो जाएगा 2x1 प्लस का 8x2। अब यहाँ पर चेंजेस क्या होगा कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्म में है तो हम यहाँ पर एक सरप्लस वेरिएबल को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और इसी के साथ साथ एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x1 और प्लस का 4x2 और ये हो जाएगा माइनस का s2। यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू है तो एक स्लैक वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल को माइनस करेंगे और फिर एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से दिखा सकते हैं कि s1 s2 a1 a2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला हमारा जो स्टेप होगा हम उसको चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद अब हम यहाँ पर लगाते हैं फेज फर्स्ट। तो फेज फर्स्ट का यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि फेज फर्स्ट में हमारा जैसा सिंपलेक्स टेबल बनता है वैसे ही हम लोग यहाँ पर सिंपलेक्स टेबल जैसा ही यहाँ पर टेबल बनाते हैं फेज फर्स्ट में। तो यहाँ पर देखिए फेज फर्स्ट क्या होता है, फेज फर्स्ट, तो फेज फर्स्ट में आर्टिफिशियल वेरिएबल को हटाने के लिए यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हम एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड डबल स्टार मान लेते हैं। तो जेड डबल स्टार इज इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पर फेज फर्स्ट में सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल ही होगा। और आर्टिफिशियल जैसे बिग एम मेथड में क्या पढ़ते थे कि आर्टिफिशियल वेरिएबल का वहाँ पर कोफिशिएंट माइनस m लिया जाता है और m बहुत ग्रेटर वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जो आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा उसका कोफिशिएंट -1 लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फेज फर्स्ट में अब देख रहे हैं यहाँ पर 3x1 प्लस का 5x2 है, तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं होगा, यानी कि होगा 0x1 प्लस का 0x2 प्लस का 0s1 प्लस का 0s2 माइनस का होगा a1 माइनस का a2, जो दो अलग अलग यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं। तो इन आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोफिशिएंट कितना होगा, -1 होगा, और सब के सब जितने वेरिएबल होंगे सबका कोफिशिएंट 0 होगा। तो ये हमारा होता है पहला कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग टेबल बनाएंगे तो पहले हमारा होता है बेसिक वेरिएबल, उसके बाद हमारा होता है CB, उसके बाद होता है XB, तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर यहाँ पर लेते हैं x1 x2, फिर यहाँ पर लेते हैं s1 s2 और यहाँ फिर लेते हैं a1 और a2। ठीक है, तो ये होता है हमारा टेबल। और यहाँ पर हम लास्ट में लेते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ xb अपॉन xi। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू लेते हैं। और ऊपर हमारा यहाँ पे होता है
ऊपर हमारा होता है सी जे। सी जे क्या लेते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोफिशिएंट होता है। तो फेज फर्स्ट में जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो ये टर्म होगा, यानी यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 0 0 0 0 -1 और -1। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेम वैसे प्रोसीजर जैसे सिंपलेक्स मेथड में होता है वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे पहले इन सभी फंक्शन का कोफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पर हमारा बेसिक वेरिएबल होगा। बेसिक वेरिएबल देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट में अब यहाँ पर S1 A1 एक ही कह सकते हैं एक ही इक्वेशन में है और S2 A2 एक ही इक्वेशन में है। तो यहाँ पर जो इस कह सकते हैं इस इक्वेशन में जो वैल्यूज़ हैं, जो कह सकते हैं ये जो इक्वेशन डिपेंड करेगा वो A1 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा और यहाँ पर A2 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, क्योंकि S1 स्लैक कह सकते हैं सरप्लस वेरिएबल में डिपेंड नहीं करता है, ये आर्टिफिशियल वेरिएबल पर ही डिपेंड करता है। ये हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है। यानी यहाँ से हम लोग लेंगे बेसिक वेरिएबल में A1 और A2। अगर किसी इक्वेशन में यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं होता तो वहाँ पर हम स्लैक वेरिएबल को यहाँ पर बेसिक वेरिएबल चूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों इक्वेशन में यहाँ पर हम आर्टिफिशियल वेरिएबल आ गया तो A1 A2 हमारा हो जाएगा बेसिक वेरिएबल। इसका कोफिशिएंट यहाँ पर -1, इसका कोफिशिएंट -1 और XB की वैल्यू कितनी है, XB की वैल्यू है यहाँ पर देखते हैं दोनों इक्वेशन की वैल्यू कितनी होती है 40 और इसकी वैल्यू 50 यहाँ पर है। और अगर कोफिशिएंट की बात करें तो X1 का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 हो जाएगा, 8 और -1, 8 -1 0 1 और 0, ठीक है। ये जाएगा इसका कोफिशिएंट। सेम ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 3x1 कोफिशिएंट 4 और 0 और यहाँ पर हो जाएगा -1 0 और 1, ठीक है। तो ये हो गया सारा वैल्यू, ये हमने टेबल बना लिया। अब इसमें हमको निकालना है क्या, अब हम सिंपलेक्स मेथड वाइज लगाएंगे सेम। तो पहले हमारा होता है सबसे पहले हम निकालते हैं ZJ की वैल्यू। तो ZJ की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि CB का मल्टीप्लाई करते हैं x1 x2 हर एक जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि वेरिएबल्स के साथ। तो यहाँ पर -1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो -2 और -3, -2 और -3 हो जाएगा -5, ठीक है। सबका सम अप लेते हैं। ऐसे यहाँ पर -8 -4 -12 हो जाएगा, -1 और 0 यानी -1 +1 हो जाएगा +1। उसके बाद फिर यहाँ से -1 यहाँ पे यहाँ -1 मल्टीप्लाई करें तो 1 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करें तो -1 और यहाँ मल्टीप्लाई करें -1। तो ये हो गया हमारा वैल्यू। अब निकालते हैं ZJ की वैल्यू, डेल्टा J की वैल्यू। तो डेल्टा J इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, डेल्टा J इक्वल टू होता है CJ - ZJ। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 12, यह आ जाएगा -1, यह आ जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, नहीं यहाँ -1 है तो ये 0 हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। डेल्टा J की वैल्यू निकालने के लिए CJ में से ZJ को माइनस करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारी पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है। तो पॉजिटिव वैल्यू 12 है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग ये हमारा जाएगा की, इसको हम लोग कहेंगे की कॉलम। अब की कॉलम में हमको देखना पड़ता है कि मिनिमम रेशियो कितना है XB/XI का। तो XB की वैल्यू ये है, XI की वैल्यू यहाँ से ये हो जाएगी। तो 40/8 यानी कि हो जाएगा 5 और यहाँ 50/4 यानी कि कह सकते हैं कि 25/2, ठीक है। तो अब दोनों मिनिमम रेशियो कौन सा है, मिनिमम वैल्यू है 5, ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, इसको हम इतना तेज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने सिंपलेक्स मेथड पिछले वीडियो में पढ़ा है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे जैसे सिंपलेक्स मेथड लगाते हैं वैसे सेम लगाते चले जाएंगे फटाफट, ठीक है। तो 5 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग कह सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा आउटगोइंग एलिमेंट, और 8 हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा की एलिमेंट, और x2 हो जाएगा इनकमिंग, यहाँ पर कह सकते हैं वेरिएबल, ठीक है। यानी अगले टेबल में क्या होगा, अगले टेबल में हम यहाँ पर a1 की जगह लिखेंगे x2 को, a1 जगह x2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा a2 ऐसे रहेगा। x2 का कोफिशिएंट देखेंगे तो 0 होगा, a1 का कोफिशिएंट -1 है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारा की एलिमेंट होता है, की एलिमेंट को बनाते हैं 1 और उसके करस्पॉन्डिंग इसको बनाते हैं 0, ठीक है। तो ये होता है सिंपलेस्ट मेथड में। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर दें, 8 से डिवाइड करेंगे यहाँ जाएगा 5, और यहाँ से 8 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ 8 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, ये -1/8 हो जाएगा, यहाँ करेंगे 0, ये 1/8 और ये 0, ठीक है। अब इसको हमको बनाना है क्या, इसको बनाना है 0। इसको 0 बनाने के लिए क्या कर दें कि यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई कर दें 1/4 से, 4 से, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद और इसमें माइनस कर दें सीधे सीधे। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, यह आ जाएगा 20, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करें तो 1 हो जाएगा, यहाँ 4 से 4 हो जाएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करें तो -1/2 हो जाएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करें 0, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करें 1/2, यहाँ 0, ठीक है। अब इसको माइनस कर दें इस वाले के साथ, यानी 50
और यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये 0 और ये -1 और ये 0 और ये 1। ठीक है, अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 30, हो जाएगा हमारा 2, ये 0 और ये 1/2 और ये हो जाएगा -1, ये -1/2 और ये 1। तो ये सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 30, ठीक है, ये हो जाएगा 30 और यहाँ ये हो जाएगा हमारा 2, ये वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1/2 यहाँ से हो जाएगा -1, यहाँ से -1/2 और ये 1। तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। हमने क्या किया कि पहले टेबल में हमने यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने की एलिमेंट को 1 बनाया और उसके करस्पॉन्डिंग जो उस कॉलम में जो एलिमेंट था उसको बनाया 0। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या होगा कि फिर से हम लोग निकालते हैं ZJ की वैल्यू। तो ZJ इज इक्वल टू होता है, यही मल्टीप्लाई करें सेम यहाँ पर, तो ये तो 0 है तो मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा +1 और यहाँ हो जाएगा +1/2 और यहाँ हो जाएगा -1। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग डेल्टा J की वैल्यू। तो डेल्टा J इज इक्वल टू होता है CJ - ZJ। तो उसको सॉल्व करें तो यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा कह सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, ये -1 हो जाएगा, इसको माइनस करते हैं तो -3/2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर हमारा जो भी वेरिएबल बाहर होता जाता है तो उसकी वैल्यू को यहाँ पर नहीं लिखते हैं, यानी यहाँ पर इस वाले टेबल में कहेंगे तो A2 वेरिएबल को नहीं लिखेंगे, ये A1 वाली वैल्यू को, क्योंकि A1 यहाँ से रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, तो A1 रिप्लेस हो चुका है तो A1 की वैल्यू नहीं रखेंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1 और -1 करेंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमारा टेबल हो गया। अब देखते हैं कि अब यहाँ पर देखिए अभी भी सारा टर्म पॉजिटिव नहीं आया है, तो अगर यहाँ पर सारा टर्म पॉजिटिव आ जाता तो हम लोग देख लेते सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पर एक टर्म निगेटिव आ गया तो यानी यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, तो उसकी करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा हमारा की कॉलम। अब मिनिमम रेशियो निकालेंगे तो मिनिमम रेशियो कितना आएगा, मिनिमम रेशियो अगर निकालते हैं यहाँ से तो 5/1/4 करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 1/4 करेंगे तो 5 हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 30/2 यानी 15 यानी ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, तो यानी यहाँ से हो जाएगी A2 हमारा क्या, A2 हो जाएगा आउटगोइंग एलिमेंट और X1 हो जाएगा इनकमिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये प्रोसीजर हमको कब तक करते रहना है, ये सिंपलेस्ट मेथड कब तक लगाते रहना है। देखिए यहाँ पर जैसे कि सिंपलेस्ट मेथड में क्या होता है कि हम यहाँ पर डेल्टा J की वैल्यू निकालते हैं, तो अगर यहाँ पर डेल्टा J की वैल्यू क्या आ जाती है, सभी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाती है तो वहाँ पर अगर सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर सारी वैल्यू अगर निगेटिव आ जाती है <= 0 तो निगेटिव आ जाती है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो वेरिएबल में XB की जो वैल्यू होती है वही उसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पर हम ऐसे ही करते जाएंगे, यहाँ पर अगर सारी वैल्यू क्या आ जाए, सारी वैल्यू निगेटिव आ जाए और तब यहाँ पर हमारा ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें इस वाले टेबल में पॉजिटिव वैल्यू आई है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आई, यानी यहाँ पर अभी सॉल्यूशन हमको नहीं मिला है। अच्छा, मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ये सारी वैल्यू निगेटिव आ जाए लेकिन यहाँ से आर्टिफिशियल वेरिएबल रिप्लेस ना हो, कोई ना कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिक वेरिएबल में रह जाए, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर तब इस जो LPP प्रॉब्लम होगा उस LPP प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर हम कह लेंगे कि अगर सारा का सारा डेल्टा J क्या है <= 0 हो, यानी कि या तो 0 या तो निगेटिव हो जाए और उसके साथ साथ यहाँ पर बेसिक वेरिएबल में कोई ना कोई एक आर्टिफिशियल वेरिएबल रह जाए, तो हम कह लेंगे कि जो हमारा LPP प्रॉब्लम है उसका फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर अभी तो ऐसा हुआ नहीं, तो इस टेबल को हम आगे बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट टेबल में क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप में अब ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 हमारा हो जाएगा की एलिमेंट, 2 की एलिमेंट हो चुका है, तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, यहाँ पे ये हो जाएगा x2 और ये A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा x1। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों वेरिएबल देखिए हट गया, दोनों आर्टिफिशियल वेरिएबल हट चुका है। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट लिख लेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ से इसको हमको बनाना है 1, तो 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, ये हो जाएगा 0, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1/2 और यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर हम दोनों वेरिएबल को हटा लेंगे, यहाँ पर हमको दोनों वैल्यू की कोई मतलब नहीं, क्योंकि A2 भी रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, तो A2 की वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से इसको हमको बनाना है, इसको तो हमने 1 बना लिया, इसको बनाना है 0, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे,
अब ये 1 आ चुका है तो इसको 0 बनाने के लिए 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें। तो अगर इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15/4, 15/4 ये हो जाएगा 1/4, यहाँ हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/16 और ये हो जाएगा -1/8। ठीक है, तो अब देखिए इस वाले में से इसको माइनस करें या फिर इसमें इसको, तो 15/4 है तो हो जाएगा 7, और कह सकते हैं कि 7.5, और उसका भी आता है यानी कि ये वाली बड़ी वैल्यू है तो यानी इसमें से माइनस करें 5 में से। ठीक है, तो 5 1/4 और यहाँ पर 1 और यह हो जाएगा -1/8 और यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमको माइनस करते समय ये ध्यान देना होता है कि एक्स बी की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, एक्स बी की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। हम इसमें से इसको माइनस कर सकते थे लेकिन वहाँ पर एक्स बी की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, तो ऐसा हमको नहीं करना है। ठीक है, तो अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, जब इसको माइनस करते हैं तो 5 - 15/4 यानी 5 4 20 यानी 5/4 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 5/4 यहाँ से, और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1, इसको माइनस करेंगे तो -2 कह सकते हैं -2/1/16 हो जाएगा, तो -2/16 और +1/16 यानी -3/16, -3/16 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ से निकालते हैं डेल्टा जे की वैल्यू, तो जेड जे की वैल्यू, तो जेड जे की वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों टर्म 0 ही है, यानी यहाँ पे सारी वैल्यू 0 ही आ जाएंगी। ठीक है, और फिर निकालते हैं हम लोग डेल्टा जे की वैल्यू, तो डेल्टा जे की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से मिले कितना हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, यानी यहाँ पर सभी डेल्टा जे की वैल्यू 0 आ चुकी है। सिंस लिखेंगे सिंस ऑल डेल्टा जे इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड नो artificial variables lie in basic variable, यहाँ पे कह सकते हैं कि सभी डेल्टा जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आ चुकी है और एक भी आर्टिफिशियल वेरिएबल इस बेसिक वेरिएबल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या फिर लाई नहीं कर रहा है। हेंस कह सकते हैं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, यानी इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा फेज फर्स्ट, ये अभी फेज फर्स्ट था। अब ऐसे हम लोग निकालेंगे फेज सेकेंड। अब फेज सेकेंड में क्या करेंगे कि अब फेज सेकेंड में हम लोग x1 x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको इरेज करके हम फेज सेकेंड आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने गलती से टेबल को इरेज कर दिया था, यहाँ पर आपको लास्ट में जो टेबल बचा था उसकी वैल्यू यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए यहाँ पर फेज सेकेंड में क्या करते हैं कि फेज सेकेंड में यहाँ पर हम फिर से जेड की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर जो हमारा मेन फंक्शन होता है वो एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाता है, यानी यहाँ पर -3x1 और -5x2। तो फेज सेकेंड के लिए ये होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फेज फर्स्ट वाले में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या होता है कि केवल आर्टिफिशियल वेरिएबल ही लेते हैं और उसका कोफिशिएंट लेते हैं -1। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल बनाएंगे तो यहाँ बेसिक वेरिएबल पहले लेंगे, फिर CB, उसके बाद फिर XB, फिर यहाँ से मिलेगा हमको x1 x2 और s1 और s2। अब यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए बेसिक वेरिएबल क्या होगा, तो ऊपर हम लोग लिखते हैं CJ की वैल्यू, तो CJ इज इक्वल टू हो जाएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर लिखना चाहिए था हमको, J इज इक्वल टू -3x1 और -5x2, और यहाँ पर CJ की वैल्यू रखेंगे तो x1 का कोफिशिएंट -3 और x2 का कोफिशिएंट -5 और ये दोनों हो जाएगा 0 0। उसके बाद फिर हम यहाँ पर बेसिक वेरिएबल क्या लेंगे, अब यहाँ पर बेसिक वेरिएबल हमारा हो जाएगा कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर वैल्यू आई थी वही सारा टेबल यहाँ पर हो जाता है। जो फेज फर्स्ट में जो सेकेंड लास्ट टेबल आया था पूरा वही सारी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर बेसिक वेरिएबल क्या बचे थे, दोनों x1 x2 x1 बचे थे, तो यहाँ पर भी हो जाएगा x2 x1। बस यहाँ पर चेंज ये होगा कि कोफिशिएंट में चेंज होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा बदल चुका है तो उसी के अकॉर्डिंग कोफिशिएंट यहाँ पर x2 का कोफिशिएंट हो जाएगा -3 और x1 का कोफिशिएंट हो जाएगा -5। ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, x2 का कोफिशिएंट -5 और x1 कोफिशिएंट -3, तो ये चेंजेस होंगे और सारी वैल्यूज़ को हम वैसे पुट कर लेते हैं, इसलिए मैंने इस टेबल को फिर से बनाया। तो फेज फर्स्ट में जो सबसे लास्ट वाला टेबल होता है जहाँ पर डेल्टा जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आ चुकी है, उसमें ये सारी जो वैल्यूज़ रहेगी वही वैल्यू को हमको फेज सेकेंड वाले टेबल में यहाँ पर पुट करना है। चेंज बस ये करना है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड है उसकी वैल्यू हमको यहाँ से रखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से
x2 x1 यहाँ से इस वेरिएबल से हमने लिया बेसिक वेरिएबल, उसका कोफिशिएंट हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन से लिया और सारी वैल्यूज़ को हम ऐसे पुट कर लेंगे। 5/4 यहाँ जाएगा 15, ये है 0 1 1 0 और माइनस का 3/16 और यहाँ हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/8 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/2। अब सेम ऐसे ही निकालेंगे, क्या सेम वही सॉल्व करेंगे ZJ की वैल्यू। तो ZJ सॉल्व करते हैं तो यहाँ से तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -3, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा -5। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 15, 3 5 15/16, 15/16 प्लस का और यहाँ हो जाएगा माइनस का 3/4। ठीक है, -5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कह सकते हैं 15/16 आ जाएगा प्लस का और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3/4। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 3 जा 12 यानी हो जाएगा 3/16, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3/16। और अगर उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/8, माइनस का 5/8 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा प्लस का कितना, प्लस का हो जाएगा 3/2। तो ठीक है, तो जाएगा प्लस का 3/2 यानी कि 3/2 माइनस 5/8 लिख लें। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 3 जा 12 यानी कि 7/8। ठीक है, यानी ये हो जाएगा ये 7/8। अब यहाँ से फिर निकालते हैं डेल्टा जे की वैल्यू। तो डेल्टा जे इज इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा जे इज इक्वल टू हो जाएगा, कह सकते हैं कि सी जे माइनस जेड जे। तो सी जे माइनस जेड जे करेंगे तो हो जाएगा 0, यहाँ भी हो जाएगा कितना 0। इसको ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3/16 और यहाँ पर सॉल्व करेंगे माइनस का 7/8। ठीक है, यानी यहाँ पर हमने देखा कि जेड जे की वैल्यू क्या आ चुकी है, सिंस यहाँ लिख लेंगे सिंस ऑल डेल्टा जे इज लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सभी का सभी डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 आ चुका है। अगर मान लीजिए यहाँ पर डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 नहीं आता तो फिर हम टेबल को आगे बढ़ाते हैं, जैसे सिंपलेक्स मेथड में करते हैं। ठीक है, टेबल को आगे बढ़ाते जाएंगे और ये तब तक करेंगे जब तक डेल्टा जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 ना आ जाए। जैसे ही डेल्टा जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आ जाती है तो यहाँ पर हमारा फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने लगता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस ऑल डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 हेंस the optimal feasible solution is कितना हो जाएगा। अब यहाँ से दिख रहा है सीधे सीधे x2 इज इक्वल टू कितना, x2 इज इक्वल टू 5/4 और x1 इज इक्वल टू 15। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर फेज फर्स्ट के लास्ट टेबल में जो आया था वही वाले यहाँ पर भी आ गई। तो आप ये नहीं करिए कि फेज फर्स्ट में जो वैल्यू आ गई वही वाला हमारा सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा किसी, ये तो बेसिकली यहाँ पर एक हो गया कि जो x2 जो यहाँ पर फेज फर्स्ट में जो वैल्यू है वही वैल्यू हमारा सॉल्यूशन भी हो गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सभी केस में हो। तो आप यहाँ पर सॉल्व करते जाएंगे और सॉल्व करते समय ये ध्यान रखें कि डेल्टा जे की वैल्यू जैसे लेस देन इक्वल टू 0 आ जाती है तो वहाँ पर हमारा सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और अगर फेज फर्स्ट में हम सॉल्व करते करते वहाँ तक पहुँच चुके हैं कि जहाँ तक डेल्टा जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आ चुकी है और उसके साथ साथ बेसिक वेरिएबल में अभी भी क्या है, बेसिक वेरिएबल में एक आर्टिफिशियल वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, तब उस केस में कहेंगे कि जो हमारा एलपीपी प्रॉब्लम होगा उसका कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लाइकवाइज लिख लेंगे कि सिंस ऑल डेल्टा जे इज लेस देन इक्वल टू 0 बट द आर्टिफिशियल वेरिएबल एग्जिस्ट इन बेसिक वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिक वेरिएबल में एग्जिस्ट कर रहा है, हेंस नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। तो उसका कोई भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर अगर फेज फर्स्ट सॉल्व करने के बाद आर्टिफिशियल वेरिएबल रिप्लेस हो जाता है तो अब इसी जो लास्ट टेबल जो आया उसी को हम फेज सेकंड में यूज़ करते हैं। बस चेंज हमारा ये होगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा जो मेन फंक्शन होता है वो हो जाएगा और फिर यहाँ पे उसका कोफिशिएंट चेंज आएगा और सारी वैल्यूज ऐसे रहेगी। फिर उसको भी सेम सिंपलेक्स मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे और तब तक सॉल्व करेंगे जब तक डेल्टा जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 ना आ जाए। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। x2 की वैल्यू हो गई 5/4, x1 की वैल्यू हो गई 15। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि मिनिमाइज जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमको मिनिमाइज जेड निकालना था तो मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू हो जाएगी कितना, जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू 15 है और प्लस 5 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 5/4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 15 और प्लस का 25/4 यानी सॉल्व करेंगे तो 75/4, सॉरी 75 नहीं होगा 85/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमाइज जेड की सॉरी मिनिमाइज जेड की वैल्यू। तो आई होप ये टू फेज मेथड भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी एलपीपी प्रॉब्लम अगर हमारा
यहाँ पे लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम बिग एम मेथड के थ्रू या फिर टू फेज मेथड दोनों में से किसी एक मेथड के थ्रू इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो टू फेज मेथड थोड़ा सा लेंदी होता है, इसलिए बेसिकली लोग जो है टू फेज मेथड से सॉल्व नहीं करते, लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए कि टू फेज मेथड से ही सॉल्व करिए तो आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए आप जो है इस मेथड को भी जानते रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए नया मेथड लेकर के आने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रिवाइज द सिंप्लेक्स मेथड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।